This is Engineer Karun Mishra and again welcome to Let's Crack JEN, जहाँ पर आपको टेक्निकल नॉलेज का वन स्टॉप सोल्यूशन मिलता है। एंड अभी फ़िलहाल हम बिल्डिंग मटेरियल्स के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने इग्नियस रॉक को बहुत अच्छे से समझ लिया था और स्टोन्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, उसके बारे में, और फिर क्लासिफिकेशंस। लाइक अभी हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहली चीज़ पढ़ ली थी जो कि थी इग्नियस रॉक। और ये सब चीज़ें तो नोट्स आपने बना ही लिया होगा, ठीक है। मैफिक मतलब क्या क्या इसके एग्जांपल्स, क्लासिफिकेशंस वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों को आप रिवाइज करते रहिए। और सॉरी उसके लिए कि कल एक वीडियो नहीं आ पाई मेरे तरफ से, तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। तो समय वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आगे। तो देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था इग्नियस रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक क्या होता था बेसिकली, हमने पढ़ा था कि जो मोल्टेन मैग्मा होता था, जब वो अर्थ सरफेस पे या अर्थ के अंदर ही किधर वो कूल हो जाता था किसी भी तरीके से, तो वो कूल होने के बाद जो रॉक्स बनाते थे उन्हीं को हम इग्नियस रॉक बोलते थे, ठीक है। उनके हमने टाइप्स पढ़े थे कि एक्सट्रूसिव क्या होता है, इंट्रूसिव क्या होता है। तो अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक की, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक बेसिकली, सेडिमेंट, इसमें देखो एक वर्ड आ रहा है सेडिमेंट। तो देखो होता क्या है कि जो सेडिमेंट होता है ना हमारा, ये कोई भी जब पत्थर होता है उसकी जब वेदरिंग होती है तो वो जिन जो जो प्रोडक्ट हमें उससे मिलता है उसी को हम सेडिमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप कि ये बड़ा सा आपका रॉक है, ठीक है। इसकी वेदरिंग हो रही है, मान लो एक्सटर्नल इफेक्ट्स, जो भी टेम्परेचर, वाटर, जो भी मतलब हमारे एक्सटर्नल इफेक्ट्स के कारण जब हमारे रॉक की वेदरिंग होती है ना, तो ये बाई प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, ठीक है, कई सारी चीज़ों में। तो ये जो हमें दाने मिलते हैं चूर चूर होके, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यही हमारे कहलाते हैं सेडिमेंट्स, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में एक शब्द खटक रहा होगा कि भाई वेदरिंग क्या होता है, मैं तब से वेदरिंग वेदरिंग बोल रहा हूँ। देखो वेदरिंग क्या होता है ना कि एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे हमारा कोई रॉक है, ठीक है, कोई भी मटेरियल आप ले लो, टिम्बर हो गया, ये रॉक है, ठीक है, बड़ा सॉइल का स्ट्रक्चर है कोई, ठीक है, कोई भी मिनरल्स हो गए आपके, कोई भी आर्टिफिशियल मटेरियल है। तो जब ये सब टूटते हैं ना, मतलब जब इनका ब्रेकडाउन होता है, कोई भी मटेरियल का, चाहे रॉक हो, चाहे टिम्बर हो, चाहे सॉइल, तो इन्हीं के ब्रेकडाउन को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हम वेदरिंग को क्या बोल सकते हैं कि वेदरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, सॉइल, टिम्बर एंड अदर मटेरियल्स थ्रू कॉन्टैक्ट विद अर्थ, एटमॉस्फेयर, वाटर एंड बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देखो ये टूट तो रहा है, ठीक है। अब आप सोचोगे भैया कैसे टूट जा रहा है, तो एक्सटर्नल इफेक्ट, मतलब एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण, एक्सटर्नल इफेक्ट जैसे आप कह सकते हो टेम्परेचर, ठीक है, वाटर हो गया, ठीक है, या कोई आपके ऑर्गेनिज्म हो गए, कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, जैसे मिट्टी है, ठीक है, ये एक बड़ा सा कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर है मिट्टी का, ठीक है, इस पे पानी आया तो ये क्या करेगा, इनको कई भाग में तोड़ देगा आपका, ठीक है। ये कई सारे भाग में टूट के आपका ये अलग अलग प्रोडक्ट बना लेंगे। अब यही जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं। समझ गए बात को, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, सेडिमेंट बोल रहे हैं। अब जैसे हमारा रॉक है, ठीक है, वेदरिंग एक्शन से मान लो ये टूटा, टूटने के बाद छोटे 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 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, सेडिमेंट बोल रहे हैं। तो हर तरीके से आप समझ लो, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई सेडिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो आपने वेदरिंग भी समझ लिया, आपने सेडिमेंट भी समझ लिया क्या होता है। तो होता क्या है ना, रुको मैं इसको ज़रा पहले, चलो मैं बता देता हूँ। तो होता ये है कि जो सेडिमेंट होते हैं ना, अब जैसे मान लो कि यहाँ पर ये बड़ा सा रॉक है, ये सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये सेडिमेंट्स जो है ना, ये क्या होते हैं, एक जगह से, जैसे मान लो ये इनका ओरिजिन है सेडिमेंट्स का, रॉक यहाँ टूटा, यहाँ आपका ओरिजिन है सेडिमेंट का। अब ये क्या होते हैं, मतलब कोई भी ट्रांसपोर्ट एजेंट के कारण, जैसे पानी हो गया, हवा हो गया आपका, ठीक है, मतलब रेन के कारण मतलब हो गया, ठीक है। तो अर्थ मूवमेंट के कारण जो भी चेंजेस होते हैं, ये किसी तरह जो है ये ओरिजिन से हट के जब किसी दूसरे जगह जाता है, जब ये किसी दूसरे जगह जाकर यही सेडिमेंट, ठीक है, आपका डिपॉजिट होता है, यही सेडिमेंट जब आपका डिपॉजिट होता है तो ये क्या करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनाता है,
ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपके दिमाग में एक और चीज़ खटक रही होगी कि डिपॉजिट तो हो रहा है, लेकिन कहाँ डिपॉजिट हो रहा है? समझ रहे हो बात को? मैंने बता दिया कि भाई जब ये ओरिजिन से, जैसे कलर चेंज करता हूँ मैं, एक सेकेंड, जैसे ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये ट्रांसपोर्ट हुआ पानी से, हवा से, और ये दूसरे जगह जाके सेट हो गया। अब ये दूसरे जगह जाके जब ये सेडिमेंट बना, ये वहाँ क्या करता है, डिपॉजिट होता है, जमता है, और ये जमने के बाद क्या करता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनाता है। तो जमने से लेके सेडिमेंट्री रॉक बनाने तक का जो सफ़र होता है ना, बहुत लंबा होता है। अब इसके बीच में रोल आ जाता है वेरियस टेम्परेचर एंड प्रेशर्स पर, ठीक है। मतलब अलग अलग तापमान, अलग अलग दबाव या अलग अलग प्रेशर के कारण जब ये डिपॉजिट होता है वहाँ पे, तो ये सेडिमेंट्री रॉक बनाता है आपका, ठीक है ना, समझ गए? तो हम ये कह सकते हैं क्या कि, एक मिनट मैं इसको ज़रा इरेज कर दूँ आप लोग, तो हम ये कह सकते हैं क्या, चलो मैं इसका आपको डेफिनेशन दे देता हूँ कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑफ वेदरिंग ऑन प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, ठीक है। सेडिमेंट्री, आप इसको लिख लो, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग ऑन प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, ठीक है। इनमें ना आप प्री एग्जिस्टिंग रॉक को हाईलाइट कर लेना। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। तो आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि सेडिमेंट्री रॉक जो है ये डिपोजिशन के कारण हो रहा है, जब सेडिमेंट जो है डिपॉजिट हो रहा है। समझो बात को, ये क्या बोला है, प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग। प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग मतलब मैंने बताया था कि जब रॉक है आपका, इस पे वेदरिंग होता है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग है ना, इसी का मतलब है सेडिमेंट आपका, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑन प्री एग्जिस्टिंग रॉक। अब बात आती है प्री एग्जिस्टिंग रॉक क्या है। तो देखो, प्री एग्जिस्टिंग रॉक मैंने अभी क्या पढ़ा है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, इग्नियस रॉक पढ़ा है, ठीक है। इग्नियस रॉक्स हमने पढ़ा है। तो कहने का मतलब है कि जब इग्नियस रॉक पे, ये आपका इग्नियस रॉक, जब इग्नियस रॉक के ऊपर ना आपकी सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, देखो ये सेडिमेंट डिपॉजिट हो गया, ये पहले डिपॉजिट हो गया, फिर उसके बाद ये सेडिमेंट आपका डिपॉजिट हुआ, ठीक है। फिर मान के चलो आपका आ, फिर मान लो आपका ये सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ। तो ऐसे करते करते ना, जब ये सेडिमेंट एक के ऊपर एक डिपॉजिट करते जाते हैं, तो कई सालों बाद कई डिफरेंट टेम्परेचर्स पे और कई डिफरेंट प्रेशर वैल्यूज़ पे ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कॉम्पैक्ट करते हैं। तो ये कॉम्पैक्ट करते करते काफ़ी टाइम बाद इनका फॉर्मेशन जो होता है, ये आपका क्या कहलाता है, सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर है? ठीक है। तो क्या हुआ कि प्री एग्जिस्टिंग रॉक मतलब इग्नियस रॉक के ऊपर जब सेडिमेंट्स आके जमते हैं, ठीक है, कई सारे सेडिमेंट्स आ रहे हैं, जब सेडिमेंट कैसे आ रहे हैं, एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट एजेंट्स के द्वारा, जैसे हवा के थ्रू आ सकता है, पानी के थ्रू आ सकता है। ये आके जब इग्नियस रॉक के सरफेस पे जमते हैं ना, जो कि प्री एग्जिस्टिंग रॉक, पहले के जो रॉक हैं उनके ऊपर जब ये सेडिमेंट जमते हैं, तो अलग अलग दबाव, प्रेशर, वेरियस टेम्परेचर, वेरियस वैल्यू ऑफ हीटिंग, मतलब कई चीज़ों के इफेक्ट के बाद ना ये आपका सेडिमेंट्री रॉक बनता है, ठीक है। अच्छा, अब चलो ये सेडिमेंट्री रॉक समझ गए ना आप कैसे बन रहा है, ये कई सारे मतलब लेयर इस पे बन रहे हैं। मैंने अभी क्या वर्ड यूज़ किया, लेयर, ठीक है। अब समझ गए मैंने क्या बोला अभी, लेयर। तो जो सेडिमेंट्री रॉक होता है ना, ये आपके लेयर्स बाय लेयर्स पे डिपॉजिट होते हैं। जैसे ये आपका पहले इग्नियस था, इसके ऊपर एक परत चढ़ी, फिर एक परत चढ़ी, फिर एक परत चढ़ी, ऐसे करते करते ये सेडिमेंट्री रॉक बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो रहा है ना, अभी लिखना मत आप लोग, मैं बता रहा हूँ। यहाँ जो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो रहा है, ये किस में हो रहा है, लेयर्स के फॉर्म में हो रहा है। यहाँ सेडिमेंट्स का डिपोजिशन लेयर्स के फॉर्म में हो रहा है। बात समझ गए आप लोग? ठीक है। इसीलिए जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक होता है ना, इसीलिए जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा लेयर्ड स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है।
ये हमारा लेयर्ड स्ट्रक्चर शो करता है। अब समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्यों बोला, क्योंकि ये लेयर के फॉर्म में सेडिमेंट्स इस पर डिपॉजिट हो रहे हैं। ये आपका सेडिमेंट डिपॉजिट, ये तो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेटा भी बोलते हैं, स्ट्रेटा के फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया स्ट्रेटिफाइड रॉक्स आपका, ठीक है। तो ये आप समझ गए, डेफिनेशन आपने नोट्स कर ली। चलो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रोसेस होता है ना आपका, मतलब जब मतलब आपका इग्नियस रॉक से, जब इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक जो बनता है, कैसे बनता है अभी मैंने बताया, वेरियस टेम्परेचर एंड प्रेशर्स। तो वेरियस टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जब इग्नियस रॉक आपका सेडिमेंट्री रॉक बनता है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायाजेनेसिस। इसको भी आप नोट कर लेना, क्योंकि एसएससी जेई के प्रीलिम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सेडिमेंट्री रॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो क्या कहते हैं हम इसको, डायाजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें मेरे को नहीं लगता और कुछ डाउट आपका बचना चाहिए सेडिमेंट्री रॉक में। एग्जांपल्स हम फर्दर डिस्कस करेंगे, पहले आप इसके बारे में कुछ लिख लो, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स का आपने डेफिनेशन लिख लिया है, ठीक है। तो आप लिखो, पॉइंट पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखो, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, सॉरी व्हाट इज हैपनिंग देयर। हाँ, तो पहला पॉइंट आप लिख लो कि प्रोडक्ट ऑफ रॉक वेदरिंग इज कॉल्ड सेडिमेंट, जो कि मैंने बताया है, ठीक है। रॉक जो वेदरिंग के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं को हम सेडिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। फिर आप लिखो, सेडिमेंट्स आर देन कैरिड अवे फ्रॉम प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डिपॉजिटेड एट some other place by transporting agents like water और एयर एक्सेट्रा, ठीक है। इसका मतलब आप समझ गए हो। फिर लिखो, दिस सेडिमेंट देन अंडर द इफेक्ट ऑफ, इसको अंडरलाइन कर लेना, टेम्परेचर एंड प्रेशर गेट्स कॉम्पैक्टेड। समझ रहे हो बात को, मैंने क्या बोला था कि जब अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पे, यही जैसे इग्नियस रॉक है, इसके ऊपर सेडिमेंट जमा हुए, तो कई सारे मतलब कई वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जब ये दबता है एक दूसरे के ऊपर, एक कॉम्पैक्ट होता है, तो ये क्या बनाता है आपका, सेडिमेंट्री रॉक बनाता है, ठीक है। और कैसा स्ट्रक्चर शो करता है आपका, लेयर्ड स्ट्रक्चर शो करता है। तो गेट्स कॉम्पैक्टेड एंड फॉर्म्स सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक मेन पॉइंट आप लिख लो, दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया है, डायाजेनेसिस, ठीक है। तो होप सो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, ओके। फिर आप लिख लो एक पॉइंट, सिंस sediments are deposited on layers or strata, these generally called, क्या बोलते हैं, stratified rocks,
स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को बात? ठीक है, ये आपने नोट कर लिया सब? फिर आगे लिखो सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि एसएससी जेई मेंस या इंजीनियरिंग सर्विस से कन्वेंशनल क्वेश्चन में आपसे ये सब पूछा जा सकता है कि राइट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स लाइक igneous rock, sedimentary rock or metamorphic rock. They can also ask the individual question by like 15 marks or 20 marks, so you have to prepare for it, and that's why I'm teaching you like very in the very descriptive manner. So you have to learn through it and make practice about the questions, make practice about the conventional questions so that you can make your position good in the examinations. Okay, so आगे लिखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सब पॉइंट्स ना आप एग्ज़ाम में ऐड करोगे देन एग्जामिनर्स पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है, देन आपको अच्छे नंबर मतलब अच्छे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको मेन चीज़ें बताई दी है कि सेडिमेंट्स के थ्रू ये डिपोजिशन से बनता है वेरियस टेम्परेचर प्रेशर पे। एग्जांपल्स मैं इसके लिखवा दूंगा, तो वो मोर देन इनफ हो जाता है आपके प्रीलिम्स के लिए। लेकिन मेंस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दीज नोट्स आर वेरी यूजफुल टू यू, तो इसलिए आप इसको नोट ज़रूर करना है। ठीक है, so sedimentary rocks are important source of natural resources like coal, fossil fuels। कैसे होता है आपको पता ही है, सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वेरियस टेम्परेचर एंड प्रेशर के एक्शन से बने होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये कई नेचुरल रिसोर्सेज का आपका सोर्स भी होता है, जैसे कोयला हो गया, आपका ईंधन हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया। ठीक है, ओर्स हो गए जहाँ से आप मतलब मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हो, तो ये सब चीज़ें भी आप मेंशन करना। ठीक है, सॉरी व्हाट ओर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो सेडिमेंट्री रॉक सबसे ज़्यादा आपके कहाँ मिलते हैं? मार्स प्लैनेट पे प्राइमरली पाए जाते हैं ये। अच्छा, अभी आपको मैंने ऊपर एक चीज़ समझाई कि जब सेडिमेंट्स आपका बनता है, जब सेडिमेंट बनता है तो सेडिमेंट जब एक जगह से दूसरी जगह जाके किसी पुराने रॉक पे या प्रे एग्जिस्टिंग रॉक पे जाके आपका सेट होता है, एंड टेम्परेचर प्रेशर के एक्शन से वो जब कंप्रेस होता है तब वो क्या बनाता है? सेडिमेंट्री रॉक बनाता है। तो मैंने क्या बोला, एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, कैसे पहुंच रहा है? वाटर, एयर, विंड, यही सब आपका मतलब एक्सटर्नल एजेंट्स है। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करता है ना, वो हमारा कौन करता है? वाटर करता है। तो वाटर जो है ये सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, यानी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट में 90% ऑफ द जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सेडिमेंट्स का, ये वाटर के थ्रू होता है। ठीक है, तो इसको हम इसीलिए हम इस सेडिमेंट्री रॉक को भी क्या कह सकते हैं? दैट्स वाई वी कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स इज इक्वल टू एक्वस रॉक्स। एक्वस रॉक भी इसको कहा जाता है। तो इस स्टेटमेंट को आप ऐसे लिख लो, वो मैं ऐसे रफली लिख दिया कि वाटर प्लेज मच इम्पॉर्टेंट रोल in formation of sedimentary rocks, therefore it is also called as, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताओ? अरे सॉरी, ये तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैसे बताओगे आप लोग? सॉरी, इसको कहा जाता है एक्वस रॉक्स। ठीक है, और सबसे बड़ा एग्जांपल आपका जैसे
ग्रेवल हो गया, ठीक है। अब ग्रेवल कैसे हो गया? क्योंकि वाटर के कारण ही इसका सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है। समझ गए बात को, क्यों हो रहा है? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाटर के ही कारण वेदरिंग भी होती है। अपने लैंग्वेज में लिख लेना कि ड्यू टू वाटर द वेदरिंग ऑकर्स मोस्ट, ठीक है। चलो, तो अभी मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया ग्रेवल के बारे में, तो ग्रेवल के बारे में एक पॉइंट आप और लिख लो। देखो, मतलब एग्जांपल जो है आपका, एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, सबसे मेन जो है आपका पहला ग्रेवल होता है, ठीक है। अब देखो, ग्रेवल में आपकी दो कंडीशन होती है। अब देखो, यहीं पर जो मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा ना, ये होता है एक्स्ट्रा नॉलेज, मतलब आप एक्स्ट्रा चीज़ें सीख रहे हो। जैसे ये आपकी 100 लोग की भीड़ चल रही है, ठीक है, इसमें आप भी हो, मान लो ये ये आप हो वाइट वाले, ठीक है। इन सबको 100 क्वेश्चंस दिए गए, ठीक है। एवरेज क्वेश्चंस जो है 70 क्वेश्चंस ये सब मार रहे हैं। इनसे अलग आप कैसे निकलोगे? ये आप हो, ठीक है, ये अलग कैसे निकलोगे? जब आप 85 करके आओगे। और ये कब होता है? जब आप एक्स्ट्रा चीज़ें सीखते हो। जो सीखना है वो तो आप सीख ही रहे हो, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा भी सीख रहे हो जो आपके सिलेक्शन में बहुत मदद देगा, ठीक है। तो अब यहीं पर मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, इसको आप हाईलाइट कर लेना। ग्रेवल्स के बारे में ही है। तो देखो, ग्रेवल है। अब ग्रेवल भी कई तरह के हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, एंगुलर होते हैं। मान लो ऐसे हो गए, ठीक है, मान लो ऐसे हो गए। तो अभी मैंने ग्रेवल के बारे में आपको पढ़ाया है कि वाटर के थ्रू ग्रेवल्स ट्रांसपोर्ट होके, मतलब जब जमते हैं किसी प्री एग्जिस्टिंग रॉक पे, तो ये आपके क्या बनाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। तो अब ग्रेवल भी कई तरह के हैं, मैंने बता दिया, एंगुलर होते हैं, राउंडेड होते हैं। तो जब आपके, समझना बात को, ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनना। जब आपके एंगुलर ग्रेवल क्लोजली आके पैक हो जाते हैं, या क्लोजली आके वेरियस टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, जब अगर ये राउंडेड ग्रेवल आपके सेडिमेंट्री रॉक बना रहे हैं मिलके, समझ रहे हो ना सेडिमेंट्री रॉक कैसे बना रहे हैं? राउंडेड ग्रेवल पास आए, लेयर स्ट्रक्चर बना, वेरियस टेम्परेचर प्रेशर पे आए, सेडिमेंट्री रॉक बना। तो इस तरह के सेडिमेंट्री रॉक को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है। ये रॉक होता है, रॉक टाइप होता है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जब राउंडेड ग्रेवल आपके पास पास आके सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं, मतलब जब राउंड ग्रेवल के कारण सेडिमेंट्री रॉक बनता है, उसे हम कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं। और जब आपका एंगुलर के कारण सेडिमेंट्री रॉक बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ब्रेशियास, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना, हाईलाइटेड पॉइंट है। गेट 1997 में क्वेश्चन आया हुआ था, उसके बाद ईएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये आप याद रखना। और चलो, इसको मैं नोट भी करवा देता हूँ आपके। तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख लो, इफ़ राउंडेड ग्रेवल्स comes together to form a sedimentary rock, then rock is called, क्या कहलाता है? अभी बताया है, कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है। दूसरी चीज़ आप लिख लो कि इफ़ एंगुलर ग्रेवल फॉर्म्स सेडिमेंट्री रॉक, देन ये क्या कहलाता है आपका? ब्रेशियास, ठीक है। ये नोट कर लो, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट उठा के पूछ देता है। और वेरियस एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, एग्जांपल्स
वेरियस एग्जाम्पल, ठीक है, वेरियस एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, भाई 5 ठो पत्थर का नाम दे देगा, आपसे पूछ लेगा इसमें सेडिमेंट्री रॉक बताइए कौन सा है। 1 आर करेक्ट, 2 आर करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो होते बहुत हैं, ठीक है, आपको बहुत तो पढ़ना नहीं है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स भी कई होते हैं। तो प्राइमरीली जो पाए जाते हैं, एक होता है आपका शेल, ठीक है, लैटेराइट होता है मेनली, और जो मेनली जो बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए वो क्या है आपका सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है, चौक आप कह सकते हो, जिप्सम आप कह सकते हो, ठीक है, लिग्नाइट होता है, और लैटेराइट भी आप लिख लो, कभी कभी पूछ दिया जाता है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये आप समझ गए। तो ये आपका था क्या, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में कोई डाउट, किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न? नोट्स आपने बना लिया, नोट्स आपको दे दिया है, ठीक है, इसी को रिवाइज कर लो, चीज़ें आप समझ जाओगे, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक ख़त्म हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं अपने अगले टाइप के रॉक के ऊपर, जिसका नाम है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो थर्ड हेडिंग डालिए, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। चलो इसको समझते हैं अभी। तो देखिए हम बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। तो अभी तक हमने देखिए इग्नियस पढ़ लिया एंड सेडिमेंट्री पढ़ लिया, ठीक है। अब बात आती है मेटामॉर्फिक। अब देखिए कोई भी जब एग्जिस्टिंग रॉक है आपका, ठीक है, किसी भी एग्जिस्टिंग रॉक पर या कोई भी ओरिजिनल रॉक पर जब 150 से 200 डिग्री तक का टेम्परेचर, ठीक है, या 100 किलो पास्कल से ज़्यादा का प्रेशर लगता है, ठीक है, तो उन रॉक्स के अंदर, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई भी एग्जिस्टिंग रॉक या ओरिजिनल रॉक पे 150 टू 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर एंड 100 किलो पास्कल से ज़्यादा का प्रेशर जब उस पर अप्लाई होता है ना, तो उस रॉक के अंदर या उस रॉक के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ना चेंज आ जाता है आपका, ठीक है। और जब यही चेंज आता है तो जो एग्जिस्टिंग रॉक रहता है, जो पुराना पत्थर था जिसके ऊपर ये सब हो रहा है, वो नए रॉक में बदल जाता है, ठीक है। और उसी नए रॉक को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। अब आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि सर क्या इग्नियस रॉक से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक बन जाए, या इग्नियस के बाद सेडिमेंट्री बने, सेडिमेंट्री के बाद मेटामॉर्फिक बने? तो ऐसा नहीं है। एग्जिस्टिंग रॉक जो है आपका, ठीक है, इग्नियस भी हो सकता है और सेडिमेंट्री भी हो सकता है, ठीक है। मैंने अभी ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि जब एग्जिस्टिंग रॉक या पुराने रॉक पे, चाहे वो इग्नियस हो चाहे सेडिमेंट्री हो, उनके ऊपर जब 150 टू 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर एंड मोर देन 100 किलो पास्कल का प्रेशर अप्लाई होता है, चाहे इग्नियस हो चाहे सेडिमेंट्री, तो इन रॉक्स के अंदर ना इनकी प्रॉपर्टीज़ में, अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, इनमें जो है ना चेंज आ जाते हैं। और इस चेंज के कारण ना यही रॉक्स जो है न्यू रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। अब चाहे वो इग्नियस रॉक हो चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो, ये नए रॉक में बदलते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि इग्नियस से बनता है या सेडिमेंट्री से बनता है। तो चाहे इग्नियस हो चाहे सेडिमेंट्री हो, जिसके ऊपर भी 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर या मोर देन 100 किलो पास्कल का प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएंगे, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो, और इन्हीं चेंज के कारण एक नए टाइप का रॉक फॉर्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इतनी बातें हमने जो समझाई, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप भी परेशान ना हो कि भाई मैं सिर्फ लेक्चर ही देता जा रहा हूँ, मैं लिखवा कुछ नहीं रहा हूँ। तो पहले आप समझो, चीज़ें समझा करो, देन उसके बाद लिखा करो, फिर आप देखो आप खुद से लिखने की हालत में हो जाओगे कि हाँ हम खुद इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन द एग्जिस्टिंग रॉक, एग्जिस्टिंग कह लो या ओरिजिनल रॉक कह लो, ठीक है, आर सब्जेक्टेड टू, ये चीज़ अंडरलाइन कर लेना रेड पेन से या जो भी आपके पास, टेम्परेचर ऑफ 150 डिग्री टू 200 डिग्री सेल्सियस और
pressure greater than 100 kilopascal, then a new type of rock is formed। ठीक है, नए तरह का आपका रॉक बनता है, कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर है? ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई आप लोग को। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आप छोटी सी और ऐड कर लो जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ड्यू टू दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर अ सिग्निफिकेंट change of physical and chemical due to this temperature and pressure are significant change, sorry एक सेकंड में जरा यहाँ करेक्ट कर लूँ, significant change found in proper in physical and chemical properties of rocks। ठीक है, समझ गए आप कि भाई इस लेवल का जो टेम्परेचर है, इस लेवल के प्रेशर से इनके जो प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहे चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी रहे, इनमें चेंज आ जाता है, जिसके कारण एक नए तरह का मतलब नए तरह का रॉक आपका जन्म लेता है, आप उसको कहते हो पैदा होता है। ठीक है, एक पॉइंट आप और लिख लो, क्योंकि मैंने आपको बताया है एग्जिस्टिंग रॉक। हाँ, एक चीज़ और, एग्जिस्टिंग रॉक जो है ना, इसका एक टेक्निकल नाम होता है आपका, या ज्योग्राफिकल नेम भी आप कह सकते हो, इसको हम बोलते हैं प्रोलिथ। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग रॉक प्रोलिथ कह लो या ओरिजिनल रॉक कह लो। ठीक है, मे बी ऑफ इग्नियस टाइप, सेडिमेंट्री टाइप और मेटामॉर्फिक टाइप। ठीक है, मेटामॉर्फिक टाइप क्यों? क्योंकि अभी मतलब देखो, चाहे मैंने ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इग्नियस रॉक से भी हो सकता है, सेडिमेंट्री से भी हो सकता है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर है, लेकिन मेटामॉर्फिक से कैसे हो सकता है? तो मेरे भाई, इग्नियस से या सेडिमेंट्री से, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन मीट किया जो मैंने बताया, 150 to 200 का टेम्परेचर रहे, 100 किलो पास्कल से ज़्यादा का प्रेशर रहे। ठीक है, तो इनके कारण भी एक मेटामॉर्फिक बन सकता है। ठीक है, इनके कारण भी मेटामॉर्फिक बन सकता है। तो आपको क्या लगता है, प्रोसेस यहीं ख़त्म हो जाएगा? नहीं ना, अब इसी मेटामॉर्फिक पे अगर फिर से 150 to 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ऐड किया और 100 किलो पास्कल से ज़्यादा का प्रेशर ऐड किया, चाहे इस पे भी यही प्रेशर टेम्परेचर ऐड किया, तो ये फिर से एक क्या बनाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक बनाएगा। मतलब ये साइकिल चलता रहता है आपका, ये बढ़ता जाएगा आगे से आगे। ठीक है, इसीलिए हम मतलब एक चीज़ नोटिस करते हैं, अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, कि प्रीडोमिनेंट रॉक होता है, चाहे पहला कोई मेटामॉर्फिक रॉक हो, ठीक है, उस पे वेरियस एक्शन टेम्परेचर से फिर वो दूसरे में बदलता है, फिर वो तीसरे में बदलता है। उनका जो है ना, मतलब कंपोजिशन चेंज होता रहता है, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया मैंने जो बताया आपको? डेफिनेशंस आप नोट कर लो, यहाँ तक की चीज़ें आप नोट कर लो। ठीक है, चलिए अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, आप नोट बना लो। ठीक है, आप नोट बना लो और पहले नोट कर लो, फिर मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ। ठीक है, ऑन स्टोन्स या रॉक्स देयर आर टू टाइप्स बाय विच प्रेशर एक्ट्स। ठीक है, जिसमें पहला है आपका डायरेक्टेड और डिफरेंशियल प्रेशर, सेकंड यूनिफॉर्म प्रेशर। ठीक है, इसको नोट कर लो, अब नोट करो, मैं चीज़ समझाता हूँ अब। ठीक है, तो देखो, डायरेक्टेड या डिफरेंशियल प्रेशर, ठीक है, ये प्रेशर जो होता है ना,
ये आपका सॉलिड्स पे एक्ट करता है। मान लो आप कोई सॉलिड बॉडी है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये P1 ऐड कर रहा है, ये P2 ऐड कर रहा है, ये P3 ऐड कर रहा है एंड ये P4 ऐड कर रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं ना है कि P1 आपका P2 के इक्वल हो, इक्वल P3 हो, चाहे P4 हो, ज़रूरी तो नहीं है। तो डायरेक्टेड या डिफरेंशियल प्रेशर जो होता है ना, इनमें जो प्रेशर की वैल्यूज़ होती है ये एक दूसरे से अलग अलग होती है, ठीक है, पहली चीज़। एंड यूनिफॉर्म प्रेशर आप नाम से ही समझ रहे हो कि यूनिफॉर्म प्रेशर, जैसे सॉलिड है, अगर मान लो पी एक ही इंटेंसिटी का प्रेशर ऐड कर रहा है, तो यहाँ आपका यूनिफॉर्म प्रेशर हो गया कि भाई चारों बगल सेम इंटेंसिटी का प्रेशर लग रहा है। तो आप पूछोगे यहाँ मैं बताना क्या चाहता हूँ, तो बताना ये चाहता हूँ ना भाई कि जो यूनिफॉर्म प्रेशर है ना आपका, ये ना लिक्विड्स पे एक्ट करता है आपका, ठीक है। आप पूछोगे कैसे, जैसे कोई लिक्विड बॉडी है, मान लो ये ग्लास है, इसमें यहाँ तक पानी भरा है, ठीक है। तो अगर हम इसको 3D वे में बनाएं कुछ ऐसे, ठीक है, ये आपका पानी है, तो ये चार साइड आपको दिख रहा होगा, तो ये पानी जो है ना, इस पे चारों साइड जो है वो इक्वल प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये यूनिफॉर्म प्रेशर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या कि जब किसी लिक्विड पे डायरेक्टेड प्रेशर अप्लाई किया जाए, यानी इफ़, सॉरी, इसको आप लिख लो, चलो, इफ़ डायरेक्टेड प्रेशर is applied on liquids, then it converts in यूनिफॉर्म प्रेशर। समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब डिफरेंशियल प्रेशर या डायरेक्टेड प्रेशर हम किसी लिक्विड पे अप्लाई करते हैं ना, तो वो यूनिफॉर्म प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, उस पर एक समान इंटेंसिटी का प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, किसी लिक्विड बॉडी पे। तो ये स्टेटमेंट आप इसको नोट कर लो, ठीक है। तो इसको छोटे से में आप लिख लो कि जो डायरेक्टेड प्रेशर होता है ना, इसको लिख लेना आप, ये सॉलिड्स ओनली, मतलब सिर्फ सॉलिड पे एक्ट करता है, ठीक है, जो भी सॉलिड बॉडीज होंगी। एंड यूनिफॉर्म प्रेशर जो है ये सॉलिड एंड लिक्विड बोथ पे। कैसे, मैंने बताया आपको, जब डायरेक्टेड प्रेशर आपका सॉलिड पे लगेगा वो तो लगता ही है, एंड लिक्विड पे लगेगा तो वो यूनिफॉर्म प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं, एंड यूनिफॉर्म प्रेशर हम सॉलिड पे भी लगा सकते हैं और लिक्विड पे लगता ही लगता है। इस चीज़ को आप नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आपने नोट कर लिया। अब देखो, ये जो डायरेक्टेड प्रेशर है, यूनिफॉर्म प्रेशर है, इसकी ज़रूरत आगे आपको पड़ेगी, तो इसको थोड़ा और आप क्लियरली समझ लो, ठीक है। जैसे मैंने बताया, ये हम बात कर रहे हैं स्टोन्स की। जैसे ये मान लो कोई स्टोन है, ठीक है, ये प्रेशर लगा है, ये प्रेशर, जाहिर सी बात है इसके नीचे ऊपर हर जगह स्टोन होंगे, सॉइल होंगे, पार्टिकल होंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भाई हवा में तो रखा नहीं है। तो मान लो ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये आपका P1 है, ठीक है। एक पल के लिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि मान लो P1 इज़ फार 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 ग्रेटर देन P2, P3 एंड P4। तो इसका, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा कि ये स्टोन आपका धंसता जाएगा नीचे, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब हो जाएगा कि जो ऊपर लेयर है, जिस मतलब जिस साइड पर ये P1 प्रेशर आपका पड़ रहा है, ठीक है, ये साइड आप देख रहे हो ना, जिस साइड पर आपका P1 प्रेशर पड़ रहा है, ये आपका क्या करेगा, दबेगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या कि P1 इज़ डायरेक्टेड प्रेशर, ठीक है। क्यों है, क्योंकि जो P1 है वो P2, P3, P4 से कहीं ज़्यादा है, यानी इसकी वैल्यू डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं कि P2, P3, P4 सेम हो, सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन चूंकि P1 इज़ फार फार ग्रेटर देन दिस, तो P1 की वैल्यू जो होगी डिफरेंट होगी, एंड P1 इज़ अ डायरेक्टेड प्रेशर। तो फिलहाल अभी आप इतना ही समझो, आगे मैं आपको समझा दूंगा जो भी, जब इसकी ज़रूरत आएगी। तो फिलहाल के लिए आप एक नोट पॉइंट डाल लो
ठीक है, नोट पॉइंट आप डाल लो। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म occurs with various combinations of heat, यूनिफॉर्म प्रेशर एंड डायरेक्टेड प्रेशर। समझ में आया कि मैं डायरेक्टेड प्रेशर और यूनिफॉर्म प्रेशर क्यों बकबक कर रहा था इतनी देर से? क्योंकि जो मेटामॉर्फिज्म एक्शन होता है ना आपका, ये कुछ चीज़ों के वजह से होता है, मतलब कुछ स्टेजेस में होता है ये आपके, ठीक है। जैसे इग्नियस से मेटामॉर्फिक बन रहा है, टेम्परेचर प्रेशर। अभी तक तो आप सिर्फ यही सुन रहे थे कि वेरियस टेम्परेचर प्रेशर, वेरियस टेम्परेचर प्रेशर। तो अब हम बात करेंगे कि क्या वेरियस टेम्परेचर प्रेशर, मतलब किस तरीके से बात कर रहे थे हम, ठीक है, वो चीज़ हम जानेंगे। तो 4 तरह से जो होती है मेटामॉर्फिज्म होती है आपकी, ठीक है, जिसमें आपका हीट भी लगता है, यूनिफॉर्म टाइप प्रेशर भी रहता है एंड डायरेक्टेड प्रेशर भी रहता है। तो पहला इसमें आपका हो जाता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, नाम में ही पता चल रहा है थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो यहाँ पर आपका हीट इज प्रीडोमिनेंट फैक्टर, मतलब ये हीट के कारण होता है, इसको आप नोट कर लो, हीट इज अ प्रीडोमिनेंट फैक्टर, ठीक है। सेकंड आपका क्या होता है? कैटलिस्टिक, कैटलिस्टिक मेटामॉर्फिज्म। समझ गए बात को? ये कहाँ पे होता है? एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब ज़मीन के ऊपरी सतही पे ही होता है, ठीक है। और किसके कारण होता है? ड्यू टू डायरेक्टेड प्रेशर, डायरेक्टेड प्रेशर कह लो या डायरेक्टेड स्ट्रेस कह लो, ठीक है। तीसरा आपका क्या कहलाता है? डायनमो थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। ये किसके कारण होता है? वही अगेन नाम में ही पता चल रहा है, थर्मल, हीट यानी टेम्परेचर प्लस डायरेक्टेड प्लस यूनिफॉर्म प्रेशर, ठीक है भाई। फोर्थ आपका क्या होता है? प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म, प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म। ये चीज़ें याद करने वाली है, इसमें समझने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं आपका। ये आपको इसलिए दे दे रहे हैं कि बाई चांस अगर पूछ दिया गया तो आप खाली हाथ वापस ना आओ, ठीक है। ये आपका कैसे होता है? टेम्परेचर एंड यूनिफॉर्म प्रेशर। और चूंकि नाम में आपका क्या है? प्लूटोनिक है, तो कहाँ पे होगा? डीप डाउन ऑफ द अर्थ, मतलब ज़मीन के बहुत नीचे। हम क्या कह सकते हैं? नियर टू कोर ऑफ द अर्थ, क्योंकि एज लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट, मतलब लिक्विड कंडीशन रहता है वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है? प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है मेटामॉर्फिज्म आपकी ज़मीन के ऊपर ही चलती है, ऊपर भी चलता है। जैसा मैंने आपको क्या बताया था, कुछ इग्नियस रॉक जो है, ये आपका मान लो सरफेस ऑफ द अर्थ है, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक आपका ऊपर रहेगा, इंट्रूसिव नीचे रहेंगे। तो ऐसा तो नहीं ना भैया इस पे मेटामॉर्फिज्म नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, इस पे भी होगा। कैसे होगा? कैसे होता है? टेम्परेचर इतना रहे या इससे ज़्यादा रहे, या प्रेशर आपका 100 kPa से ज़्यादा रहे, बिल्कुल होगा। तो आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक भी हो सकता है। तो प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म आपका कहाँ होता है? तो अगर यही इंट्रूसिव रॉक रॉक आपका नियर टू कोर है, मतलब कोर ऑफ द अर्थ के पास है, तो यहाँ पर आपका प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म होगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? अगर कोई डाउट है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत है, कमेंट सेक्शन खुला है, आप बिंदास वहाँ पे लिख सकते हो। किसी भी तरह का डाउट है आप वहाँ ज़रूर लिख सकते हो, ठीक है। आप रिवीजन करो। चलो मैं आपको एक और चीज़ दे देता हूँ आपके काम की है, आप नोट बना के लिख लो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स कितने तरह के होते हैं।
ठीक है, आप हेडिंग बना लो, मतलब पार्ट बना लो, प्रीडोमिनेंट रॉक, या इसको आप क्या बोलते हो, प्रोलिथ। ठीक है, और जो इससे मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है। तो पहला है आपका शेल। शेल कौन सा रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, मैंने बताया। ये किस में कन्वर्ट होगा, स्लेट में होगा। ये स्लेट कैसा है, फोलिएटेड रॉक है। ठीक है, फोलिएटेड में आपको आगे बताऊंगा क्या होता है, आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी। अभी हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ये आपका आएगा फिजिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो फोलिएटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप टेंशन ना लो उस चीज़ की। तो स्लेट देखो, शेल का स्लेट बनता है। स्लेट कब काम आता है आपका, ठीक है, कब काम आता है, मतलब आपने शिलालेख का नाम सुना है, जो पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे, वो शिलालेखों पे अपना अपने बारे में लिखवाते थे। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एडिक्ट्स। तो इन सब को लिखने में, यानी एडिक्ट्स वगैरह लिखने के लिए शेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चाहो तो इसको लिख लेना अलग से, ऐसी ज़रूरत नहीं है, दिमाग में रखो। लाइमस्टोन या मार्ल, ये आपका सेडिमेंट्री रॉक है। ये किस में कन्वर्ट होता है, मार्बल में होता है। मार्बल किस लिए यूज़ होता है, ऑर्नामेंटल वर्क्स के लिए। क्लियर है। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन आपका सेडिमेंट्री रॉक है, ये क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये आपको याद करनी चीज़ें, समझने वाली बात इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स में जो स्टोन है ना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता इससे। एसएससी जेई वगैरह में 1 2 नंबर का 3 नंबर का आपका स्टोन से आ जाएगा। बहुत पूछेगा तो टाइप ऑफ स्टोन आपसे पूछ लेगा कि किस स्टोन, मतलब कौन सा स्टोन आपका किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। ठीक है, सैंडस्टोन हमने लिख लिया। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आपका क्या है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। समझ रहे हो, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो जो आपको डाउट था कि इंट्रूसिव भी मेटामॉर्फिज्म का शिकार होता है, तो बिल्कुल होता है भैया। ग्रेनाइट आपका इंट्रूसिव है। ये किस में कन्वर्ट होता है, ग्नीस में। ठीक है, बेसाल्ट लिख लो। बेसाल्ट किस में कन्वर्ट होता है, सिस्ट में कन्वर्ट होता है, या आप लेटराइट भी लिख सकते हो, लेटराइट में भी कन्वर्ट होता है। अब आप कहोगे सर सिस्ट और लेटराइट अलग अलग रॉक्स हैं, तो कैसे पॉसिबल है। देखो, बेसाल्ट से पहले आपका लेटराइट बनेगा, लेटराइट पे फर्दर, देखो बेसाल्ट से मेटामॉर्फिक एक्शन होगा तो लेटराइट बनेगा, लेटराइट से फर्दर मेटामॉर्फिक एक्शन होगा तो सिस्ट बनेगा। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अगला लिख लो आप गैब्रो। गैब्रो आपका किस में कन्वर्ट होता है, सरपेंटाइन में। ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट या ब्रेशिया, नाम याद आया कुछ। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब अगर राउंडेड ग्रेवल्स आपके साथ आके रॉक बना रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक बना रहा है, तो कॉन्ग्लोमेरेंट होता है। अगर एंगुलर ग्रेवल आके बना रहा है तो ब्रेशिया बनता है। ठीक है, तो इन दोनों पे फर्दर एक्शन होता है तो क्या बनता है, स्ट्रेच्ड पीबल, मतलब छोटे छोटे कंकड़ जो होते हैं ना, वही होते हैं छोटे छोटे कंकड़। अब देखो स्ट्रेच्ड पीबल मैंने बोला, छोटे, जैसे आप नदी के किनारे जाओगे तो ऐसे ऐसे आपको पत्थर दिखते होंगे। ठीक है, तो यही होता है आपके पीबल। अब स्ट्रेच पीबल क्या होता है, जब यही पत्थर आपके कुछ ऐसे होते हैं, आपने देखे होंगे, आपको याद आएगा, यमुना नदी के तट पे जाओ सब दिख जाएगा। ठीक है, कूद मत जाना बस, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं मजाक से हट के। तो ये आपका स्ट्रेच पीबल होता है। ठीक है, मडस्टोन, ये आपका किस में कन्वर्ट होता है, फाइलाइट में। ठीक है ना, समझ गए बात को। तो ये आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक आध क्वेश्चन फंस गया तो नैया पार लग जाएगी। अगला हेडिंग डालो, रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होता है, मतलब रॉक का बनना, जो अभी तक हमने पढ़ा, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो एक डायग्राम में उसके मदद से आप याद कर लेना, मैं आपको डायग्राम दे रहा हूँ।
समझ गए ये? देखो इग्नियस से सेडिमेंट्री कैसे बनता था, वेदरिंग के थ्रू बनता था, क्लियर है। सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक कैसे बनता था, हीट एंड प्रेशर के थ्रू बनता था। इग्नियस से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक कैसे बनता था, हीट एंड प्रेशर के थ्रू बनता था, ऑलरेडी डिस्कस किया है। मेटामॉर्फिक से इग्नियस कैसे बनेगा, जब लावा मेल्ट करता है आपका, समझ रहे हो, ये मेल्टिंग लावा कैसे हो गया। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जब मेटामॉर्फिक बनता था ना, तो वही मैंने बात किया था प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म का, याद करो। तो प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म के कारण जो मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है, बात ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म के कारण जो भी मेटामॉर्फिक रॉक आपका बन रहा है वो कहाँ बन रहा था, अर्थ का जो कोर है उसके पास में बन रहा था। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। कहाँ डिस्कस किया भाई, वो भी देख लो। मैंने ये बताया ना प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म में ये, कि टेम्परेचर इनफॉर्म नियर टू कोर ऑफ द अर्थ, ये लिखा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक आपका कोर ऑफ द अर्थ के पास में है, जो प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म से बन रहा है, जब वो लावा के रूप में बाहर निकलता है ना, अर्थ के सरफेस के बाहर निकले लावा के रूप में, या अर्थ सरफेस के अंदर ही अगर वो लावा के रूप में कहीं जाके डिपॉजिट हो गया, तो वो क्या बना लेगा, इग्नियस रॉक बना लेगा। अगर वो बाहर डिपॉजिट हुआ तो वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, अगर वो अंदर डिपॉजिट हुआ तो वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, क्लियर है। तभी यहाँ पर दिखाया है मैंने कि मेटामॉर्फिक रॉक से सीधे इग्नियस रॉक कैसे बन रहा है, मेल्टिंग लावा के फॉर्म में बन रहा है। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट हो तो बेधड़क पूछो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट सेक्शन खुला है। मेल्टिंग लावा, वहाँ मैं आपका हर क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा, ठीक है। एक नोट आप बना लो, बाकी मैं वो आगे समझा दूंगा। कि जो फोलिएटेड स्ट्रक्चर होता है ना, फोलिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक इज ड्यू टू डायरेक्टेड प्रेशर, ठीक है। ये मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे होता है। अगला पॉइंट डालो, नॉन फोलिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक इज ड्यू टू यूनिफॉर्म प्रेशर या कांस्टेंट प्रेशर। ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, 1% भी टेंशन लेने वाली आपको बात नहीं है। अभी मैं आपको समझा तो दूं, लेकिन आप थोड़ा सा ना बाउंस कर जाओगे चीज़ें, क्योंकि ये जो फॉलिएटेड नाम है ना, ये आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में आएगा। तो फॉलिएटेड, जब आपको वहाँ समझाऊंगा ना कि फॉलिएटेड रॉक क्या होता है या फॉलिएटेड स्ट्रक्चर क्या होता है, तब आप आसानी से पकड़ लोगे चीज़ों को। तो फिलहाल के लिए याद रखो कि जो फॉलिएटेड स्ट्रक्चर बनता है मेटामॉर्फिक रॉक का, हाँ इतना याद रखो कि मेटामॉर्फिक रॉक जो है ना, वो आपका फॉलिएटेड स्ट्रक्चर का भी हो सकता है, नॉन फॉलिएटेड भी हो सकता है। फॉलिएटेड मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्या होता है। टिल देन, तब तक आप इतना कंटेंट जो है आप इसको रिवाइज करो। नोट्स नहीं बनाए हो तो भाई नोट्स ज़रूर बनाओ, बहुत काम की चीज़ है। भरोसा रखो, पूरा लेक्चर ख़त्म किया जाएगा, पूरा बिल्डिंग मटेरियल्स का पेपर ख़त्म होगा, ठीक है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स प्लस लॉजिक्स प्लस क्वालिटी कंटेंट प्लस क्वेश्चंस, अब चाहे वो प्रीलिम्स के हो चाहे वो मेंस कन्वेंशनल क्वेश्चन हो, सब कराया जाएगा, सब कुछ ख़त्म होगा। आपसे कुछ भी चार्ज नहीं है। अब बस आपसे इतना कहना है कि नए हो भाई चैनल पे, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप पढ़ रहे हो, तो एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ज़रूरतमंद जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, उन तक आप ये वीडियो पहुंचा दो बस, ठीक है, ताकि क्वालिटी कंटेंट जो है ना वो सब तक पहुंचे। और मेरा ये मानना है ना कि इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल चार्ज नहीं करना चाहिए। देखो एजुकेशन ऐसी चीज़ है ना कि जितना आप बांटोगे ना, उतना हमारे हमारे लिए ही फ़ायदा है, ठीक है। हमारा यूथ ग्रो करेगा, नॉलेज स्प्रेड होगा हर जगह। तो इसीलिए मैं चीज़ें स्टार्ट किया हूँ। अब चीज़ों को सीखो। कोई भी डाउट आ रहा है किसी चीज़ से भी रिलेटेड, कमेंट सेक्शन खुला है, एकदम पिन डाउन करो। और प्लीज़ वीडियो ज़रूर लाइक करना।
अगर वीडियो आप पूरा देख रहे हो या कुछ भी पार्ट देख रहे हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब बटन दबा दो यार, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके। मेरे लिए बहुत मोटिवेट करेगा ये, आप लोग के लिए कुछ नहीं है, एक बटन ही दबाना है। मेरे को बहुत मोटिवेट करेगा ये चीज़ आगे फर्दर इस चीज़ को ग्रो कराने के लिए। देखो चीज़ें मैं डायरेक्ट लिखवा के भी बढ़ जाऊँ, डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन रीड करवा दूँ हो जाए, चीज़ें इसलिए बताता हूँ ना कि ज़रूरी है जानना। आजकल के जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं ना, वो ज़माना गया कि व्हाट इज़ द वॉइड रेशियो, फलाना लिख के आ गए, वैल्यू लिख के आ गए। वैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लॉजिक वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। आपसे सीधे पूछ दिया जाएगा फोलिएटेड रॉक है, मान लो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, फोलिएटेड रॉक किस प्रेशर के कारण होता है, मतलब कौन सा प्रेशर ऐड करता है कि फोलिएटेड रॉक बनता है, ठीक है। लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा कि लेयर्ड स्ट्रक्चर, तो अब क्वेश्चन समझना, मैं आपको अगले में क्लियर करूँगा चीज़ें। लेयर्ड स्ट्रक्चर फोलिएटेड रॉक भी शो करता है एंड सेडिमेंट्री रॉक भी शो करता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जाओ भैया 150 वर्ड में लिखो। तो ये सब चीज़ें ना अगर रटे हुए हो तो यार नहीं हो पाएंगी, आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आप समझ के करोगे तो ही आपके लिए फ़ायदा है। इसीलिए जो चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ ये मोर देन सफिशेंट है आपके लिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। बुक पढ़ सकते हो, अगर आपको बुक का ज़्यादा अगर रेफरेंस चाहिए तो आप बुक के लिए जा सकते हो, लेकिन जितना मैं लिखवा दिया हूँ ये मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। आप इसी को रिवाइज करो, ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चीज़ें रिवाइज करें, ठीक है, अच्छे से सीखें। अगर कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं इंस्टेंट आपको उस पर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। रिवाइज करिए, बढ़िया से रहिए, दबा के पढ़िए यार, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम कवर करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका ओवर हो चुका है, मैं लिख दूँ, और जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गया आपका, ठीक है। अगले में हम पढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट टू स्टडी, अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे फिज़िकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद हम नेचुरल बेड लेवल पढ़ लेंगे स्टोन का, देन उसके बाद हमको इसके टेस्ट पढ़ने हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं जो आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ नए हो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, इट मोटिवेट्स मी अलॉट टू प्रोवाइड यू मोर एंड मोर क्वालिटी कंटेंट, ओके। चलो गुड बाय, टाटा, टेक केयर।